Hello students, welcome to chemistry class. Today I will explain you electronic configuration of D block elements. Students, it is very important because all the properties of D block elements depend on electronic configuration. So please watch the video carefully. Students, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है हमने लास्ट ईयर सीखा था 11th क्लास के अंदर, तो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। लेकिन आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ध्यान सीख लेना, क्योंकि बिना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप नहीं कर पाएंगे। आगे आपके जो भी चैप्टर्स हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, वो सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जब हम डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या बात सीखनी होती है? सबसे पहले हमें सीखना होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब कि जिससे हम किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट को का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन जनरल लिख देते हैं। ठीक है, वैल्यूज़ चेंज कर करके हम अलग अलग एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। तो वो क्या है? नोबल गैस। सबसे पहले इसमें क्या आता है? नोबल गैस, जो ब्रैकेट में क्लोज है। उसके बाद में N-1D, जिसकी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बात करी थी कि जिसको हम पेनल्टीमेट शेल कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉन डी में आता है तो किसके अंदर आता है? वो पेनल्टीमेट शेल के अंदर आता है। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है तो पेनल्टीमेट शेल में आता है, और डी में एक एक करके 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। एक एक करके मतलब जब हम एक पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एक सीरीज़ में जाएंगे हम लेफ़्ट टू राइट, तो उनमें एक एक करके एलिमेंट्स जो है एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो आपके अरेंज होंगे, और उन्हीं के अंदर आपका डी में एक एक करके इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया पेनल्टीमेट शेल, और ये आपका हो गया वैलेंस शेल। वैलेंस शेल आपका किसका होगा? एस का, और एस में 0 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जनरली एस में आपके कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 होंगे। इन रेयर केसेस उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ताकि वो डी को या तो हाफ फिल्ड बना दे या फुल फिल्ड बनाकर उसको क्या कर दे? स्टेबल कर दे। और एक रेयर केस के अंदर जो किसका है? पैलिडियम का है। वहाँ पर आपको एक एक्सेप्शनल केस देखने को मिलेगा जहाँ पर एस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 0। ठीक है, तो अब हम एक एक करके अपना ये शुरू करते हैं यहाँ पर अपना प्रोग्राम, और उसके अंदर हम देखते हैं यहाँ पर हमें किस तरीके से करना है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर हमने पहले से आता है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ तो हमें आती ही है। तो देखो ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, जिसको 3D सीरीज़ भी कहते हैं, जो स्कैंडियम से लेके कहाँ तक चलेगी? जिंक तक चलेगी। इसमें सबसे पहले हमने एटॉमिक नंबर्स लिखे हैं 21 से लेके 30, फिर हमने एलिमेंट्स लिखे हैं स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, और फिर हमने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, जिसमें देखो मैंने कहा था सबसे पहले क्या आती है? नोबल गैस। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या आ गई है? नोबल गैस, यानी क्या आ गई है? आर्गन। ठीक है, अब आर्गन के बाद मैंने आपको क्या बताया कि N-1D में एक एक करके इलेक्ट्रॉन आएगा। तो देखो स्कैंडियम में 21 है तो डी में 1 आ गया, टाइटेनियम में 2 आ गया, वेनेडियम में क्या आ गया? 3 आ गया। अच्छा, एनएस में जनरली कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर 3D के बाद में 4s है, 3D N-1 है, 4s जो है वो NS है, ये पेनल्टीमेट है, ये वैलेंस शेल है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ रहे हैं? 4s में आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने आपको ये रेड पेन से लिख के दिए हैं वो हमारे वो केसेस हैं जिनके एस में जो है 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अब हमें पता ही है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में हमने 11th में पढ़ा था कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करते हैं। तो ये क्रोमियम है। क्रोमियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखो तो D3 के बाद डायरेक्टली क्या आ गया है? D5 आ गया है, और 4s2 की जगह क्या आ गया है? 4s1। तो हमें क्या याद रखना है कि यहाँ पर मैंने जितनी भी एलिमेंट्स जो हैं वो रेड पेन से लिखे हैं, उन सब के एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स दूंगी ताकि इनमें से आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो अगर एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाता है। तो क्रोमियम का केस हो गया हमारा। ठीक है, फिर आपका रूटीन में जैसे हमारा चलता है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 5, डी में कितने आ गए? 6, डी में 7, डी में 8 आ गए। अब जब हम कॉपर की बारी में आते हैं तो डी में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे? 9, लेकिन यहाँ भी डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो ये भी क्या हो गया? एक्सेप्शनल केस। यहाँ पर भी 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1।
जिंक नॉर्मल केस है, यहाँ 3d10 4s2 है। ठीक है, मैं अभी आपको ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगी कि क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट में पढ़ा था कि यहाँ पर D5 हो गया है यानी ये हाफ फिल्ड हो गया है, और यहाँ पे D10 हो गया है यानी फुल फिल्ड ऑर्बिटल हो गया है। और हमें पता है कि हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए 4s में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने थे वो एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा, D में। तो s के 2 इलेक्ट्रॉन की जगह s में कितने रह जाएंगे 1, और d में 4 की जगह क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। तो यहाँ स्टेबिलिटी हमें डिस्कस करनी है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल के बेस पे। तो क्रोमियम का हमने देख लिया, और ठीक इसी तरीके से कॉपर में D9 की जगह D10 हो जाएगा, ये फुल फिल्ड हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वाला तो इजीली समझ में आ गया होगा, बिल्कुल सिंपल है। 21 के D में 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 22 में 2, 23 में कितने आ जाएंगे 3, 25 में 5, 26 में 6, 27 में 7, 28 में 8, और तो 30 है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 10। किस में n-1 D में। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत ना थी और ना होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई हमारी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की। मैंने आपको कल कहा था कि एटलीस्ट फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट तो याद कर लो। अब हम धीरे धीरे करके सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ को भी याद कर लेंगे। ये जो है हमारी कहाँ से शुरू हो रही थी 39 से, और ख़त्म कहाँ पर हो रही थी हमारी 48 पे ख़त्म हो रही थी, YCD। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 39, 40, उसके बाद में 41 से लेकर 45, और उसके बाद 47 को मैंने किससे लिखा है, रेड पेन से लिखा है। मतलब हम ये समझ गए कि हमारे S में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1 आएंगे। ठीक है, एलिमेंट के नाम आ गए हैं, यूट्रियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्लेडिनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एंड कैडमियम। ठीक है, आप 2-3 बार बोलोगे इसको, सीक्वेंस को 1-2 बार लिखोगे तो आपको वो लर्न हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर नोबल गैस आती है। अब देखा जाए तो हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, यानी 3D से किस में आ रहे हैं 4D में। तो बताओ लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 4D में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट नोबल गैस आ जाएगी, आर्गन के बाद नेक्स्ट नोबल गैस कौन सी आती है, क्रिप्टॉन आती है। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया 36 क्रिप्टॉन। ठीक है, 36 क्रिप्टॉन हमारी नोबल गैस हो गई। उसके बाद में 4D में इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा, और S में हमारे इलेक्ट्रॉन हमें पता ही है 0 से लेकर 2, और इन जनरल कितने होते हैं 2 ही होते हैं। तो जो भी मैंने ब्लैक से लिखे हैं उसके S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2, जो मैंने रेड से लिखे हैं उसके S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, और जो भी मैंने ग्रीन से लिखा है उसके S में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 0। और वो किस केस में देखने को मिल रहा है हमें, पैलेडियम। ये जो है सिंगल केस ऐसा है जिसके S में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 है, और इसी की वजह से जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारा चेंज हो गया है। और जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हमारा 0 से 2 हो गया, अदरवाइज़ ये 1 से 2 होता। ठीक है, अब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करा 4D1, 4D2। ठीक है, अब सॉरी यहाँ पर आपके जो है ये 5s आएगा, मैंने यहाँ 4s लिख दिया है। तो यहाँ आपका कौन सा केस आएगा 5s आएगा। तो ये हम कर देते हैं इसको 5s। सॉरी 5s आ जाएगा ये आपका। ठीक है, तो 5s में हमारे यहाँ कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं 2 आ गए हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे 5s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2 हो गए। ठीक है, जो हमारे रेड वाले हैं उनके 5s में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन हम इसमें डाल देंगे। हमने कैसे हिसाब लगाया अपना, इसके अंदर हमने अपना हिसाब कैसे लगाया, आप ये देखिए कि क्रोमियम में तो हो गए 36। सपोज करो हमें 39 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो सबसे पहले हमने 39 से पहले कौन सी नोबल गैस आती है, क्रिप्टॉन। तो हमने क्या लिख दिया 36 क्रिप्टॉन लिख दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने 4D और 5s लिख दिया। चूँकि मैंने इसको ब्लैक पेन से लिखा है तो इसका मतलब 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, यानी 36 और 2 कितने हो गए 38। अब हमें कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, सिर्फ एक। वो एक इलेक्ट्रॉन किस में आ गया 4D में आ गया।
ठीक है। तो एक्चुअली हमें सीक्वेंस याद रखनी है कि 41 से लेकर के 45 और 47 के s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1। अब सपोज करो हम किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहते हैं, सपोज करो मुझे 42 का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैं कैसे लिखूंगी 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले 36, पहले मुझे 42 याद करना है कि भाई 21 से लेके 30 तो थे हमारे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में थे 39 से लेके 48, यानी कि अगर मुझे 42 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो वो कौन सी ट्रांजिशन सीरीज़ में होगा, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर होगा। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर नोबल गैस कौन आ गई, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन आ गई तो क्या हो गया 36 क्रिप्टॉन। अब हमने याद किया था कि 41 से लेकर 45 और फिर उसके बाद 47, इसके s में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1, तो हमने क्या करा 36 क्रिप्टॉन लिख दिया। उसके बाद में 5s में कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिए 1 लिख दिए, 2 की जगह कितने लिखिए हमने 1, तो 36 और 1, 36 और 1 कितने हो गए 37। अब मुझे 42 करने के लिए कितने और इलेक्ट्रॉन चाहिए 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो हमने 4d में कितने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए 5 फिल कर दिए। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो एग्जाम्पल देके और बता दूंगी, अभी यहाँ स्पेस नहीं है, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट केस आता है हमारा वो है 46 का। 46 में हमें ये याद रखना है कि 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0 आएंगे, 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0, तो हमने फिर वही हिसाब लगाया 36 क्रिप्टॉन हो गया, 5s में कितने हो गए 0 और 46 है, इसका मतलब कि हमें अब कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 10, तो हमने 10 के 10 इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल कर दिए हैं 4d के अंदर फिल कर दिए हैं। तो ये एक तरीका है किसी चीज़ को याद करने का। देखो केमिस्ट्री में क्या है कि कोई भी चीज़ हमें याद रखने के लिए कुछ ना कुछ हमें खुद ही एक तरीका बनाना पड़ता है ताकि वो चीज़ हम भूलें नहीं, हमें हमेशा याद रहे। अब क्या है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ है उसमें केवल 2 ही एक्सेप्शनल केस थे, लेकिन अगर हम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ में देखते हैं तो यह नंबर ऑफ़ एक्सेप्शनल केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर तो हमने जो एक्सेप्शनल केसेस आए थे वो इसलिए आए थे कि हम डी ऑर्बिटल को या तो हाफ फिल्ड करना चाह रहे थे या क्या करना चाह रहे थे फुल फिल्ड, लेकिन यहाँ पर कुछ केसेस हमें ऐसे भी मिल रहे हैं जिसमें डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड नहीं हो रहा, फिर भी 5s में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 आ रहे हैं। तो इसका कोई इस इरेगुलरिटी का कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, लेकिन हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं किसमें डी सबशेल के अंदर, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे उनके बीच का रिपल्जन जो है वो बढ़ जाएगा, और जब उनके बीच का रिपल्जन बढ़ जाएगा तो जो है उनमें वो रूल्स को कम फॉलो करने लग जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को लिखने के लिए हमें कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे, जैसे कि हाफबो रूल होता है, हुन्स रूल होता है, पाउली रूल होता है। तो हुन्स रूल को और पाउली रूल को तो ये फॉलो करते हैं, प्रॉब्लम आती है हाफबो रूल के अंदर, तो कभी कभी वो हाफबो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। कि हाफबो रूल ये कहता है कि पहले उसमें उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आएगा जिसकी एनर्जी कम है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्जन बढ़ जाते हैं डी के अंदर, तो वो कई बार हाफबो रूल को फॉलो नहीं करते हैं, और वो सब जिनको हम किसी पर्टिकुलर लॉ से या पर्टिकुलर रूल से नहीं समझा पाते तो उनको हम क्या कह देते हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ एक्सेप्शनल केसेस क्या हो गए हैं, ज़्यादा हो गए हैं। हमें क्या याद रखना है, हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, हमें सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ में याद रखना है कि एटॉमिक नंबर 39 से लेकर के 48 तक आएंगे, और उसके बाद में 41, 42, 43, 44, 45 और 47 के s में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 1, और 46 जो पैलिडियम का है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 0 आएंगे। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई सेकंड ट्रांजिशन सीरीज़ की। ठीक है, अब हम आते हैं थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ जिसको हम 5d भी कहते हैं, क्योंकि हमारा ब्लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा 5d में आएगा। अब हम देख रहे हैं कि 3d से 4d, 4d से हम किस में आ गए हैं 5d में, तो ऑब्वियसली नोबल गैस भी हमारी क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी। आर्गन से क्या हुई थी क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन से अब क्या हो जाएगी जिनॉन, और जिनॉन के अंदर खुद में कितने होते हैं का एटॉमिक नंबर कितना होता है 54 होता है। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ याद रखनी थी जो मैंने आपको कही थी कि भाई एक तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 57, और 57 के बाद में यहाँ पर क्या आता है गैप आता है 14 एलिमेंट्स का, और फिर क्या आता है 72 आता है, और 72 से हमें क्या याद करना था 80 तक करना था। ठीक है, तो
57, उसके बाद 72 से लेकर के 80। यहाँ पर भी दो ही एक्सेप्शनल केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं जो मैंने रेड पेन से लिखे हैं, 78 एंड 79। ये आपका जो 79 है ये कॉपर वाली कॉइनेज मेटल चल रहे हैं आपके, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, तीनों के तीनों क्या हैं, कॉइनेज मेटल है। इनको आप ऐसे याद कर सकते हो, जिंक, कैडमियम, मरकरी, क्योंकि इन तीनों की प्रॉपर्टीज़ बहुत रिजेंबल करती है, अभी हम पढ़ेंगे। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, क्योंकि तीनों के तीनों क्या हैं, कॉइनेज मेटल हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम, तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। आगे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट वर्क करते हैं। ठीक है, तो अब हमने 3 सीक्वेंस तो ऐसे याद कर ली, जिंक, कैडमियम, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, निकल, पैलेडियम एंड प्लेटिनम। ठीक है, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में केवल कॉपर था, यहाँ पर आपका सिल्वर आया और यहाँ अब आपका क्या आ गया, गोल्ड आ गया, यानी कि इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, एक और एक्सेप्शनल केस आ गया यहाँ पर और वो है प्लेटिनम का, उसके भी एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमें एक बात और याद रखनी है भाई, कि जब हम लेंथेनम का लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तब तो सिंपल चलेगा हमारा 54 ज़ीनॉन 5d1 एंड 6s2, सिंपल चलेगा हमारा ये। ठीक है, लेकिन जब हम हैफनियम से लेकर मरकरी तक का लिखेंगे तो वहाँ हमें बीच में क्या ऐड करना पड़ेगा, 4f14 को भी ऐड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा 4f14 को, क्योंकि बीच में जो 14 एलिमेंट्स थे वो अब किस में चले गए हैं, f ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर चले गए हैं। तो उसको इसलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में f ऑर्बिटल की एंट्री हो गई है। तो यहाँ हम इन सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, 54 ज़ीनॉन 4f14। ठीक है, अब यहाँ तो हम केवल नोबल गैस लिखते थे, उसके बाद में हम क्या लिखते थे, n-1d, और उसके बाद क्या लिखते थे, ns। यहाँ पर हम n-1d से पहले क्या लिख देंगे, n-2f। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ वैलेंशियल क्या है हमारा 6, तो n-1 क्या हो गया 5, तो n-2 हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इन सबका जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले 54 ज़ीनॉन लिखेंगे, फिर 4f14 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर भी हमने यही याद कर रखा है कि भी जो मैंने रेड पेन से लिखे हुए उनके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, बाकी सबके एस में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तरीका वही रहेगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर बिल्कुल उसी तरह से है जैसे थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर है। यहाँ हमने याद किया था कि पहले हमारा क्या आएगा, 89 आएगा, फिर 14 एलिमेंट्स का गैप आएगा, तो 104, और 104 से कहाँ तक आएगा, 112 तक। यहाँ एक ही रेड पेन से लिखा हुआ है मैंने 111, 111, तो यही आपका क्या आएगा, एक्सेप्शनल केस, यानी इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1। तो अब हम 3D 4D 5D कौन सी सीरीज़ में आ गए हैं, 6D सीरीज़ में आ गए हैं। तो हमारी नोबल गैस नेक्स्ट जो है वो ज़ीनॉन के बाद क्या आ जाएगी, रेडॉन, रेडॉन 86। ठीक है, जैसे हमने लेंथेनम का लिखा था वैसे ही n-1d और ns आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 एलिमेंट्स का गैप था, इसलिए यहाँ 5f14 आ जाएगा। यहाँ क्या आ रहा था, 4f14, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 5f14 आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें कैसे लिखना है। एक तो एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, दूसरे हमें वो पता होने चाहिए जो एक्सेप्शनल केसेस के अंदर है, इसीलिए मैंने उनको अलग अलग कलर से शो करके आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके अंदर आपका आता है कि कुछ केसेस हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमने ये केस डिस्कस कर लिया कि ये इनका क्या है, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। पैलेडियम एक एक्सेप्शनल केस शो करता है जिसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 0। लेंथेनम जो है इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, कि लेंथेनम यहाँ पर जो है वो आफ्बो रूल को फॉलो नहीं करता है। लेंथेनम आफ्बो रूल को फॉलो नहीं करता है, ये हमें समझना है कैसे नहीं फॉलो करता ये वाला लेंथेनम। तो हमने लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा आउटर मोस्ट क्या है इसका, 5d1 6s2, 5d1 और क्या आता है 6s2। तो हमने ये 5d1 लिखा और ये क्या लिखा, 6s2 लिखा। हिसाब से जो लेंथेनम है वो किस में जाना चाहिए था, एफ ब्लॉक में जाना चाहिए था। तो अगर हम आफ्बो रूल का वो जो डायग्राम हम बनाते थे 1s 1s 2s 2p 3s 3p 3d
फिर हम बनाते थे 4s 4p 4d 4f, फिर हम इस तरह से अफबो रूल का जो डायग्राम बनाते थे, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा किस में जाना चाहिए था, 4f में जाना चाहिए था, लेकिन हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 5d में जा रहा है। ये जो हमने डायग्राम करा था ये किसके लिए करा था, अफबो रूल के लिए करा था। मैं डिटेल में नहीं जा रही हूँ। अफबो रूल को हम यहाँ किससे रिप्लेस कर सकते हैं, n+l रूल से रिप्लेस कर सकते हैं। n+l कौन है भाई, n कौन है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l कौन है आपका, एल कौन है यहाँ पर आपकी जो सब्सिडियरी क्वांटम नंबर जिसको हम एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। तो जो ये आगे 5 लिखा हुआ है, ये 5 आपका क्या हो गया, एन की वैल्यू होगी, ठीक है। और जो हमने पढ़ा था एल की वैल्यू, एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में हमने लास्ट ईयर पढ़ा था। क्या पढ़ा था भाई, कि जो एस है, पी है, डी है और एफ है, तो इसमें एल की वैल्यू क्या होती है, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ डी है, तो बताओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो 5 + 2 कितने हो गए, 7 हो गए, ठीक है। जब हम 4f में अगर हमारा इलेक्ट्रॉन जाता, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 4f में जाता तो n+l के अकॉर्डिंग 4 हमारा क्या हो जाता, n की वैल्यू हो जाती, और l की वैल्यू कितनी हो जाती, 3। तो 4 + 3 यहाँ पर भी क्या हो जाते, 7। यानी चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन 5d में जाए, चाहे हमारा इलेक्ट्रॉन किस में जाए, 4f में जाए, n+l का टोटल जो है वो कितना आ रहा है, 7 ही आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में n+l रूल क्या कहता था कि जिसके लिए लेस क्वांटम नंबर होगा, जिसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो लेस होगा, उसकी एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन उसी में जाएगा। तो अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो n की वैल्यू यहाँ क्या है, 4, और यहाँ n की वैल्यू क्या है, 5। तो n की वैल्यू बताओ कहाँ कम हुई, इस केस में कम हुई। तो इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाना था, 4f में, लेकिन जा किस में रहा है, 5d में। तो ये आपका कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि विच एलिमेंट डू नॉट ओबे अफबो रूल, विच एलिमेंट डू नॉट ओबे अफबो रूल। तो हम क्या बताएंगे, लेंथेनम। क्या कैसे उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे, तो वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका क्रोमियम और कॉपर के केस में, जो हम पिछले साल भी पढ़ चुके, अभी भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर क्रोमियम और कॉपर जो है वो एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों शो करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका, ये वाली बात भी मैंने आपको बता दी है कि जब हम जो हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो नंबर ऑफ़ एक्सेप्शनल केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, उनके बीच में रिपल्जन्स बढ़ रहे हैं, और रिपल्जन बढ़ने की वजह से वो अफबो रूल वगैरह को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी इसकी। अब हम करते हैं बात कि अगर हम s ब्लॉक, p ब्लॉक और d और f ब्लॉक चारों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंपेयर करें, चारों को हम क्या करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं, तो हम उसको किस तरीके से कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए मैंने यहाँ पर जगह कम थी तो थोड़ा आपको शॉर्टकट करके लिखा हुआ है, आप समझना है इसको। सबसे पहले s ब्लॉक है, फिर p ब्लॉक है, फिर d ब्लॉक है और फिर f ब्लॉक है। जब हमें डिफरेंस लिखना होगा तो बताओ पहला डिफरेंस क्या होगा कि एस ब्लॉक में लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आएगा, एस में, पी में किस में आएगा, पी में, डी में किस में आएगा, डी में, और एफ में किस में आएगा, एफ में। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए, ये भी हमने 11th में पढ़े थे। NS 1 से लेकर 2, NS2, NP 1 से लेकर 6 तक, ये अभी हमने पढ़ाई है। और F ब्लॉक N-2, F में कितने आ जाएंगे, 1 2 14, देन N-1 D में 0 और 1, और फिर NS में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2, ठीक है। जब हम S ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वैलेंस शेल में। जब हम P ब्लॉक की बात करते हैं तब भी लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, वैलेंस शेल में। जब हम D ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पेनल्टीमेट में। जब हम F ब्लॉक की बात करते हैं तो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारा किस में जाता है, एंटी पेनल्टीमेट में जाता है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन S में जा रहा है, P में जा रहा है, D में जा रहा है या F में जा रहा है। दूसरा डिफरेंस हमारा क्या हो गया, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तीसरा डिफरेंस क्या हो गया कि जो S और P है उनमें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में जा रहा है, D के अंदर पेनल्टीमेट में जा रहा है, और F में किस में जा रहा है, एंटी पेनल्टीमेट में जा रहा है।
एक और डिफरेंस इसका ये बन सकता है कि जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वो केवल किस में होते हैं, वैलेंस शेल में, बिल्कुल उसी तरीके से पी में होता है। लेकिन डी के अंदर जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वो दो जगह होते हैं, एनएस में भी होते हैं और N-1 डी में भी होते हैं। इसी तरीके से यदि हम बात करें एफ ब्लॉक की, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे डी में भी, एफ में भी होते हैं और एनएस में भी होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वो हमारे N-2 में मिलते हैं और एनएस में मिलते हैं। यानी डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेते हैं वो वैलेंस शेल में तो होते ही हैं, साथ ही साथ डी और एफ ऑर्बिटल के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। कैसे याद करना है हमें, सबसे पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सीरीज़ याद करनी है हमको, एटलीस्ट उनके एटॉमिक नंबर्स याद करने हैं। यहाँ आपको फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज़ को ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ आप याद रख लेना। उन एटॉमिक नंबर्स को याद कर लेना जो कि जिसके एस में 1 इलेक्ट्रॉन आता है और जिसके एस में 0 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ ताकि मैं आपको समझा दूँ। अब मैं इसको रब कर देती हूँ क्योंकि मैंने आपको ये सारी बातें समझा दी हैं, तो मैं इसको अब रब कर सकती हूँ। ठीक है, तो अब मैं एक आधा केस लेकर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा देती हूँ। तो देखिए कैसे लिखने हैं हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सपोज़ करो मुझे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। सपोज़ करो मैं यहाँ से ले लेती हूँ कि मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टफ वाला ले लेते हैं, मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है गोल्ड का। मैं किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहती हूँ, गोल्ड का लिखना चाहती हूँ। तो मैं गोल्ड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूँगी, तो सबसे पहले मुझे याद करना पड़ेगा गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना था, 79। अच्छा, 79 कौन सी सीरीज़ में आएगा, फर्स्ट में तो था 21 से 30, सेकंड के अंदर था 39 से लेके 48, थर्ड के अंदर था 57, फिर 72 से 80, यानी 79 कौन सी सीरीज़ में आएगा, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आएगा। अब अगर वो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ में आ रहा है तो भाई नोबल गैस कौन सी आएगी, वहाँ आर्गन थी, आर्गन के नीचे हमारी क्या आ गई, क्रिप्टॉन, और क्रिप्टॉन के नीचे कौन आ गई, जिनॉन। तो हमने ऐसे पकड़ा कि भाई गोल्ड जो है, गोल्ड का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79। और फिर हमने याद आया कि ये तो हमने रेड पेन से लिखा था, यानी इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 1 आएंगे। और नोबल गैस हमने भी आइडेंटिफाई कर ली, हमारी जो नोबल गैस है वो क्या हो जाएगी, जिनॉन। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 54 जिनॉन। ठीक है, कौन सी सीरीज़ आ गई, थर्ड सीरीज़। थर्ड सीरीज़ का मतलब क्या हो गया, 5D, और 5D के बाद क्या आएगा, 6S। चूँकि ये हमने रेड पेन से लिखा हुआ है तो इसके एस में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। ठीक है, अब देखो ये वाला जो केस था वो हमारा 72 से 80 के बीच में था, यानी यहाँ पर हमारा 4F भी आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 4F, 5D, 6S। ठीक है, अब चूंकि ये रेड पेन से लिखा हुआ है तो इसके 6S में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 1 आ गए। 4F 14 तो आएंगे क्योंकि ये 14 एलिमेंट्स के बाद में आ रहा है। तो अब आप टोटल कर लीजिए, 54 हो गया, 14 हो गया, 1 हो गया, तो कितने हो गए, ये हमारे 9 हो गए, और ये हमारा कितना हो गया, 69 हो गया। ठीक है, और हमें कितना चाहिए, 79, यानी हमें डी में कितने इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे, 10। तो अब बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया 4F14, 5D 10 एंड 6S1। तो इस तरह से आपको खुद कोई भी एग्जाम्पल लेकर आपको खुद प्रैक्टिस करनी है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं मेटेलिक करैक्टर। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो सब के सब मेटल्स हैं। तो ऑब्वियसली वो कौन सा करैक्टर शो करेंगे, मेटेलिक करैक्टर शो करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक करैक्टर क्यों शो करते हैं, वो मेटल क्यों हैं।
तो हमें पता है कि भाई मेटल्स वो होते हैं जो विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, दोज एलिमेंट्स विच हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज मेटल्स, एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव ऑल्सो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, वाई, बिकॉज दे हैव लो आयनाइजेशन एनर्जी। और अगर हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो देखो वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्ड। अब देखो मेटेलिक बॉन्ड के अंदर यहाँ पर मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन में यहाँ पर केवल वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग नहीं लेते, बल्कि n-1d के जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेते हैं। तो अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को भी काउंट कर ले, सपोज करो मैं क्रोमियम की बात करूं तो इसके d में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5, और इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है, यानी कि ये कितने मेटेलिक बॉन्ड बना सकता है, 6 बना सकता है। तो जिनमें मेटेलिक बॉन्ड बनेंगे मिलेंगे उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मेटेलिक कैरेक्टर शो करते हैं क्योंकि उनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो है, उनकी वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके डी सब शेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वजह से ये कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड, और इसीलिए ये क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम इसमें करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और वो प्रॉपर्टी है हमारी इसके अंदर मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो किस किस एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली जिसमें मेटेलिक बॉन्ड कैसे होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, तो वो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। अब मेटेलिक बॉन्ड किस में स्ट्रॉन्ग होंगे, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में चलते हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक की तरफ चलते हैं, तो स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ जाता है। जैसे कि हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं तो D1, D2, D3, D5 यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ेगा तो मेटेलिक बॉन्ड भी बढ़ेंगे, मेटेलिक बॉन्ड बढ़ेंगे तो उस मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसीलिए स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो मेटेलिक बॉन्ड क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम क्रोमियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या शुरू हो गई है, पेयरिंग शुरू हो गई है। D6 आएगा तो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 4, D7 होगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रह जाएंगे, 3, D8 होगा तो कितने रह जाएंगे, 2, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो मेटेलिक बॉन्ड क्या हो जाएंगे, कम, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में स्कैंडियम से जिंक की तरफ जाते हैं तो पहले स्कैंडियम से क्रोमियम तक मेल्टिंग पॉइंट बढ़ता है, फिर क्रोमियम से लेकर के जिंक तक मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। ठीक है, अब यहीं से आपके 2-3 क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर सॉफ्ट मेटल्स। जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है वो सॉफ्ट मेटल क्यों होते हैं, और इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन है कि क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम जो हैं वो हार्ड मेटल क्यों हैं। अब आप देखिए कि हार्डनेस ऑफ मेटल किसके ऊपर डिपेंड करता है, हार्डनेस ऑफ मेटल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट। हार्डनेस डिपेंड करती है मेल्टिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड पे, और मेटेलिक बॉन्ड डिपेंड करता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब आप देखिए कि ये हमारा जिंक है, ये हमारा कैडमियम है, और ये हमारा मरकरी है। तो इसमें 3d10 है, इसके अंदर 4d10 है, और इसके अंदर क्या है, 5d10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये तीनों के तीनों कैसे हो गए, फुलफिल्ड हो गए। फुलफिल्ड हो गए तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो मेटेलिक बॉन्ड भी नहीं होंगे। यानी कि मेटेलिक बॉन्ड अगर होंगे भी तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के कारण होंगे, वो काफ़ी वीक होंगे। अगर मेटेलिक बॉन्ड वीक हो गए तो भाई मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो गया और उसकी हार्डनेस भी क्या हो गई, कम, यानी वो कैसे हो गए, सॉफ्ट हो गए। इसका उल्टा जो क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन है, ये हो गया क्रोमियम, इसमें हाफ फील्ड है, मैग्नीज इसमें हाफ फील्ड है। उसके बाद में अगर हम आगे देखें मोलिब्डेनम वगैरह में, तो हमारा मोलिब्डेनम कहाँ गया भाई, मोलिब्डेनम तो इसमें भी D5 है। ठीक है, ये रहा मोलिब्डेनम। तो इनमें कैसे इलेक्ट्रॉन से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो मेटेलिक बॉन्ड्स की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो हार्डनेस क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी।
ठीक है। अब यहाँ एक एक्सेप्शनल केस आता है कि जो मैग्नीज़ होता है, टेक्नीशियम और रैनियम होता है और मैग्नीज़ जो होता है, इनके मेल्टिंग पॉइंट जो हैं एक्सेप्शनली लो हो जाते हैं। होना कैसा चाहिए था, हाई, लेकिन हो क्या जाते हैं, ज़्यादा कम हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट एक्सपेक्टेड था हाई, लेकिन इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं डिप इन मेल्टिंग पॉइंट, जिसको हम क्या कहते हैं, डिप इन मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट में कमी कैसे आई इनके अंदर, तो उसको अब कोई एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है कि जिसको हम किसी अपने प्रॉपर जो हमारी थ्योरी है उससे हम एक्सप्लेन नहीं कर सके, हमारे जो रूल है उससे एक्सप्लेन ना कर सकें। तो अब इसके अंदर आप देखिए कि जो ये टेक्नीशियम आ गया ये वाला हमारा, और कौन सा आ गया, रीनियम आ गया ये वाला हमारा, और एक मैग्नीज आ गया। आप देखो इनमें एग्जैक्टली हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब देखो हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो एक तरफ तो हमने अभी समझाया कि 5 अनपेयर्ड हो गए, ठीक है, तो इसकी वजह से मेटेलिक बॉन्ड बढ़ गए। लेकिन यहाँ पर अब हम क्या कह रहे हैं कि एग्जैक्टली हाफ फिल्ड होने की वजह से वो क्या हो गए, स्टेबल हो गए। स्टेबल होने की वजह से वो बॉन्ड नहीं बनाएंगे, मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये तो भैया आपको रटना पड़ेगा कि मैग्नीज, टेक्नीशियम और राइनियम का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने की वजह से स्टेबल हो जाते हैं, और स्टेबल होने की वजह से ये जो है स्टेबल होने की वजह से ये मेटेलिक बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमारा आता है हीट ऑफ एटोमाइजेशन। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी हीट ऑफ एटोमाइजेशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहले तो हम यही समझ लें कि हीट ऑफ एटोमाइजेशन किसे कहते हैं। तो अगर एक मेटल का लैटिस है, यानी मेटल का क्या बना हुआ है, क्रिस्टल है, आप इस तरह से समझ सकते हो कि ये मेटल का क्या बना हुआ है, क्रिस्टल, ठीक है। ये मेटल के अलग अलग एटम्स हैं और ये एटम्स आपस में मेटेलिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। ये कौन है, मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम इस एटम को सेपरेट करना चाहें तो हमें इस लैटिस को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और इस लैटिस को तोड़ने के बाद ये एटम कैसे हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। तो इस क्रिस्टल को तोड़ के और एटम्स को फ्री करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। यानी कि मेटल लैटिस से हम क्या बनाते हैं, को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, फ्री एटम्स में। जब हम इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे, तो ये जो एनर्जी हम इसको देंगे उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है। अब देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेटेलिक बॉन्ड के, और मेटेलिक बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि अगेन जो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स में चूंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और उनमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से उनका हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, ठीक है। अब एक तो हमने करेक्टर कर लिया, मेटेलिक करेक्टर किस पे डिपेंड कर रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटेलिक बॉन्ड पर। दूसरा हमने करा मेल्टिंग पॉइंट, ये भी किस पे डिपेंड कर रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और मेटेलिक बॉन्ड पे। फिर हमने सॉफ्टनेस और हार्डनेस ऑफ मेटल डिस्कस करी, वो किस पे डिपेंड कर रही थी, मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा था, मेटेलिक बॉन्ड। मेटेलिक बॉन्ड किस पे डिपेंड कर रहा था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद में हाई हीट ऑफ एटोमाइजेशन, वो भी किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेटेलिक बॉन्ड। यानी अब तक हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज़ करी हैं वो सब किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और मेटेलिक बॉन्ड के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब ये प्रॉपर्टी कुछ थोड़ी सी हटके है, एलॉय फॉर्मेशन। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो जनरली एलॉय बनाते हैं। हम सबको पता है कि स्टील इज़ एन एलॉय, स्टील एक एलॉय होता है जिसमें कई मेटल्स को हम एक साथ मेल्ट कर देते हैं और मेल्ट करने के बाद उनको सॉलिडिफाई कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, एलॉय मिल जाता है। कभी आपके दिमाग में आया कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं जिसमें स्टील जो है जिसमें आयरन, कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम वगैरह मिक्स होते हैं और उससे स्टील बनाया जाता है, उसमें रेशो उनका चेंज होता रहता है, तो क्यों बनाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलॉय क्यों बनाते हैं? तो भाई इसका आंसर ये है कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स एलॉय इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनका साइज़ लगभग कैसा ही होता है, सेम होता है। अब आप इस चीज़ को कैसे समझ सकते हो कि इनका साइज़ सेम होता है? अब देखो सपोज़ करो कि मैं यहाँ पर ये मैंने रब कर दिया क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ। तो अगर सपोज़ करो कि ये एक हमारा कौन है, ट्रांजिशन एलिमेंट है, एक मेटल है M, ठीक है, और ये दूसरा मेटल है M, ठीक है।
ये दूसरा मेटल हो गया M, और ऐसे ऐसे कई M जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं मेटेलिक बॉन्ड से। ठीक है भाई। अब सपोज करो इसके अंदर मैं दूसरा मिला देती हूँ कोई मेटल, सपोज करो मैं इसमें ये मेटल मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेटल इसमें जाएगा कहाँ? ये मेटल एक्चुअली इस मेटल को क्या करेगा, इनमें से किसी भी मेटल के एटम को क्या करेगा, रिप्लेस करेगा। अब आप बताओ ये इसको कब बेटर रिप्लेस कर सकता है, जब इसका साइज़ इसके साइज़ के क्या हो, इक्वल हो, ताकि वो जो मेटल का लैटिस है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी असर ना पड़े। तो हमने इस मेटल की जगह पर हमने क्या लगा दिया, ये वाला मेटल लगा दिया। तो ये बताओ क्या बन गया, एलॉय बन गया। अब आप बताओ इस मेटल की जगह पर ये मेटल क्यों आ पाया, क्योंकि दोनों का साइज़ कैसा है, लगभग सेम है। तो एलॉय फॉर्मेशन का रीज़न क्या है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका साइज़ जो है वो अप्रॉक्सीमेटली कैसा होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, इसीलिए वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, अगला आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब देखो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं, अब फिर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बना के समझा देती हूँ कि अगर एक ट्रांजिशन एलिमेंट का एक क्रिस्टल है, सपोज करो कि वो क्रिस्टल इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट का क्या बना हुआ है, क्रिस्टल बना हुआ है, ये है मेटल हमारे। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए, मेटल्स हो गए। ठीक, अब इसके बीच में जो ये वैकेंट स्पेस है इसको हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब इस वैकेंट स्पेस पे कोई भी छोटा एटम आ सकता है, कोई भी छोटा एटम आ सकता है, जो एक कार्बन हो सकता है, एक नाइट्रोजन हो सकता है, एक्सेट्रा। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर एक छोटा एटम आ गया और ये एटम कौन है, हमारा कार्बन है। तो ये जो कंपाउंड, ये किसी बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, ये केवल उसकी इंटरस्टिशियल साइट पे क्या हो गया है, फिक्स हो गया है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड कहते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते क्यों हैं? तो भाई इसलिए बनाते हैं क्योंकि इनके पास इंटरस्टिशियल साइट्स होती हैं और उन इंटरस्टिशियल साइट्स का जो साइज़ होता है वो एप्रोप्रिएट होता है, जिसमें कोई भी छोटा एटम आकर के क्या हो सकता है, फिक्स हो सकता है। और इंटरस्टिशियल कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो है वो नॉर्मल जो आपका एलिमेंट है उससे डिफरेंट होती है। ठीक है, उससे उसकी हार्डनेस और उसकी स्टेबिलिटी में जो है वो थोड़ी बढ़ जाती है। ठीक है, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स भी बनाते हैं। ठीक है, अगला आता है हाई हाइड्रेशन एनर्जी। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, सपोज करो ये एक मेटल है और इसको चारों तरफ से किसने सराउंड कर लिया, वाटर ने सराउंड कर लिया, जो सॉल्वेंट है। ठीक है, ये कौन है, वाटर, और ये किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम कर रहा है, और इसने इस मेटल को क्या कर लिया है, सराउंड कर लिया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन, या इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन। और जब हाइड्रेशन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज, और उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। अब आप बताओ अगर इस मेटल का साइज़ बड़ा होता, ठीक है, तो इसको सराउंड करने के लिए टाइम लगता, यानी कि इसमें हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाती, लो हो जाती। यानी जितना स्मॉल साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी। और जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं इनका साइज़ छोटा होता है, इसीलिए इनकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ एक बातें हैं जो हमें याद रखनी है, जो 1 मार्क क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि जैसे वो कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है, तो वो है भाई टंगस्टन। टंगस्टन का सिंबल क्या होता है, डब्लो। और इसीलिए आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि बल्ब के अंदर हम टंगस्टन का वायर क्यों यूज़ में लेते हैं, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, जो फ्यूज़ वायर होता है वो। जो ट्रांजिशन एलिमेंट जिसकी डेंसिटी सबसे कम है, वी हैव 40 ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और उसमें सबसे कम डेंसिटी फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट की है और वो है स्कैंडियम।
ठीक है। और सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है वो किसकी है, इरिडियम की है, और इससे बिल्कुल थोड़ी सी कम किसकी है, ऑस्मियम की है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसके अंदर ये हमने इसमें डिस्कस की कुछ प्रॉपर्टीज़। अब आपने इतना पढ़ लिया अपने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में, यानी डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो मुझे लगता है आपको सब कुछ आसान लग रहा होगा। और कुल मिलाकर के हम जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो बताओ किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए, और उसके लिए हमें क्या पता होनी चाहिए, वो ट्रांजिशन सीरीज़ याद होनी चाहिए। हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाए, हमें वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन का पता लग जाए, हमें पेनल्टीमेट शेल का पता लग जाए, हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का पता लग जाए, तो हमारे पास सभी क्वेश्चंस के जवाब आ जाएंगे, क्योंकि सभी क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो कहीं ना कहीं किसके अंदर आपको मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर मिलेंगे। तो अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ कर ली भाई। सबसे पहले हमने आज जो करा वो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में करा, काफ़ी डिटेल में करा हमने। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ करी हैं, जिसके अंदर अभी हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो इसकी करी थी वो हमने इसकी किससे रिलेटेड करी थी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो मेटल्स होते हैं, मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं। इसका रीज़न क्या है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में पहले बढ़ता है और फिर कम होता है, इसका रीज़न क्या है। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स सॉफ्ट होते हैं और कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स हार्ड होते हैं, ऐसा क्यों होता है। कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो एक्सेप्शनल मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, एक्सेप्शनली लो मेल्टिंग पॉइंट शो करते हैं, तो उसका रीज़न क्या है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स अलॉय क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की हीट ऑफ एटोमाइजेशन हाई क्यों होती है, जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी हाइड्रेशन एनर्जी हाई क्यों होती है, सबसे कम डेंसिटी का एलिमेंट कौन सा है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी का कौन सा है, और वो एलिमेंट कौन सा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो जब आप सारे टॉपिक्स पढ़ लो, समझ लो और याद करने बैठो, तो जब आपका पूरा टॉपिक हो, आपका सारा जो आपने एक दिन में पढ़ा है, जब आप उसमें सेकंड सिटिंग दें तो उसको एक बार फिर से पूरे को रिवाइज़ किया करो, ताकि जो भी आपने लर्न करा है वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाए। ठीक है, तो आपको समझ के लॉजिकली फिर क्रैमिंग करनी है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्लस लॉजिकल क्रैमिंग, आप दोनों चीज़ें करोगे देन इक्वल टू लर्निंग। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने आज जितना भी कुछ समझाया वो सब समझ में आ गया होगा। तो आप इसको याद करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो पूछ लें। ठीक है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बट डू स्टडी।